Okay, so welcome back students. I'm happy to start off with this lecture series. ये पहला वीडियो है हमारी इस लेक्चर सीरीज का. टॉपिक का नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इस टॉपिक के से हम लोग शुरुआत करेंगे. मैं थोड़ा बता दूं कि इस लेक्चर सीरीज में हम कैसे पढ़ेंगे. ये अनकन्वेंशनल तरीका है. कन्वेंशनल तरीके से हम नहीं पढ़ रहे हैं इस बार. हमने राइट हैंड इस साइड में हमने क्या किए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लिखे हैं और इस साइड में मैंने ये स्पेस छोड़ रखी है. तो इस स्पेस में आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू राइट द एडिशनल फैक्ट्स व्हिच यू नीड टू जॉट डाउन. ठीक है, तो अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए और हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे. लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को वो 3 जादुई शब्द बोलने वाला हूँ जो आजकल के यूट्यूब में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कि कृपया कर इस वीडियो को अंत में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग. चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड बाय द लेटर G एंड दिस वैल्यू दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, मैं बोलता जाऊंगा, आपको इसको कंप्लीटली पूरे फॉर्मेट में लिखना है. शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. ठीक है, शियर स्ट्रेन जो होता है ये कुछ नहीं होता, ये एक टाइप का एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है. एंगुलर डिफॉर्मेशन है ये, हेंस इट इज डायमेंशनलेस. ये डायमेंशनलेस चीज होती है. शियर स्ट्रेस जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास डायमेंशन रखता है और इसके डायमेंशन की वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको मेगा पास्कल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली. ठीक है, अब ये हो गई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट होता है. इसके अलावा जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं. तो इसके अलावा इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास एक होता है यंग्स मॉडुलस, सबसे फेमस है हमारे पास. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेन. मेरे वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा. यहाँ पे मैंने बात की है शियर स्ट्रेस की, यहाँ पे मैंने बात की है नॉर्मल स्ट्रेस की. मैं बताऊंगा इन दोनों के बारे में अभी, बिल्कुल यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया इन दोनों चीजों के बारे में. ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल lengthwise deformation divided by the original length. ये lengthwise deformation है divided by the original length. This is also dimensionless, this is also dimensionless. बस difference क्या है कि ये length में है deformation, ये angle में deformation है. तीसरा हमारे पास जो elastic constant होता है, that is bulk modulus denoted by the letter K. तो bulk modulus की जो value होती है, this is equal to direct stress divided by volumetric strain. डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे भी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस नहीं आएगा. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसकी जो वैल्यू होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, तो दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस. ठीक है, चौथी जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है, दिस इज पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. यानी किसी भी बार में अगर मैं लेंथ वाइज उसको खींचूंगा तो ब्रेड्थ वाइज उसका रिडक्शन होगा. ये जो रिडक्शन हो रहा है ब्रेड्थ में, इसको अगर मैं उसकी लेंथ के इलोंगेशन से डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी, दिस विल बी इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जो होती है, ये वेरी करती है -1 से लेकर 0.5 के बीच में. -1 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये हमारे पास आती है पॉइजन्स रेशियो की स्पेशल केस में, जो कि ह्यूमन टिश्यूज होते हैं उसके केस में. और 0.5 की जो वैल्यू होती है, दिस इज फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल. परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए होती है ये. ठीक है, 0.5 अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है तो इसका मतलब एक और होता है. वो क्या होता है? वो ये होता है कि द मटेरियल इज कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं. अब इनकम्प्रेसिबल वाला चीज जो है वो हम अभी आएंगे उस चीज के ऊपर. अभी तो आप इस सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, मूविंग ऑन. अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन ये दिया है कि देयर इज यंग्स मॉडुलस
and the Young's modulus is twice that of modulus of rigidity. Young's modulus is twice that of modulus of rigidity. तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होगी? मैंने अभी हाल आपको बताया था कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है 2g into 1 plus mu. मैंने अभी इनके बारे में आपको बताया है, सिर्फ इस फॉर्मूले के बारे में अभी आपको नहीं बताया. अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए. पहला फॉर्मूला E is equal to 2g into 1 plus mu. दूसरा फॉर्मूला E is equal to 3k into 1 minus 2 mu. तीसरा फॉर्मूला E is equal to 9kg divided by thrice k plus g. और चौथा फॉर्मूला mu is equal to 3 by 2k minus g divided by 3k plus g. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं. चारों के जितने भी कांस्टेंट्स हैं इसको पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं. E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, K बल्क मॉडुलस और mu पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. वो ये कह रहा है E की वैल्यू अगर मेरे पास 2G के बराबर हो जाए तो मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में अगर पुट अप कर दूंगा तो 2G विल बी इक्वल टू 2G into 1 plus mu. 2G से 2G कैंसिल हो गया यानी 1 is equal to 1 plus mu, और 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी mu की वैल्यू आ गई 0. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज mu is equal to 0. मूविंग ऑन, तीसरा क्वेश्चन. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. लोडिंग की रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सबसे पहली चीज होती क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नथिंग बट इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस beyond which if we are going to load the material is going to yield if it is a ductile material. इतना आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू तक किसी भी एक डक्टाइल मटेरियल को या किसी भी एक इलास्टिक मटेरियल को लोड कर देता हूं और उसके बाद अगर उसको छोड़ देता हूं लोड करने के बाद, तो वो उसी मैनर में दोबारा से ओरिजिन पे आएगा. यानी लोडिंग और अनलोडिंग का कर्व एक ही होता है. तब हम कहेंगे कि दैट मटेरियल इज इलास्टिक एंड इट इज वर्किंग अंडर द इलास्टिक रेंज. और लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब कि इसके बियॉन्ड जो इलास्टिक मटेरियल होगा उसमें मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस में चेंज लाऊंगा तो उसमें स्ट्रेन का चेंज काफी बड़ा हो जाएगा. उसी को हम लोग कहते हैं यील्डिंग. अब आते हैं क्वेश्चन पे. तो किसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर. जो मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल हमने यूज किया है, ये स्ट्रेस की वैल्यू या इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 4. फॉर एन आइसोट्रोपिक, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान सुनना. फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर. ठीक है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. पहला आइसोट्रोपिक, दूसरा होमोजेनियस और तीसरा इलास्टिक मटेरियल. ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए. इलास्टिक मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले वाले क्वेश्चन में. यानी जो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक लोड करने के बाद जब वो अनलोड हो तो उसी कर्व को ट्रेस बैक करके दोबारा अपनी शेप को रीगेन करेगा तो उसे कहेंगे इलास्टिक मटेरियल. दूसरा होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. आइसोट्रोपिक क्या होता है? वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस में कांस्टेंट बनी रहे, उसे हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल. फिर से सुन लीजिए, सभी डायरेक्शंस में जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी कांस्टेंट बनी रहेगी उसे हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं. होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? होमोजीनियस मटेरियल और आइसोट्रोपिक में काफी फर्क है. होमोजीनियस मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसकी बॉडी के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहे. यानी हर उस बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो दिस इज पॉइंट वाइज, दिस इज डायरेक्शन वाइज चेंज. ठीक है, अब वही कह रहा है इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स. अब इलास्टिक कांस्टेंट मैंने इससे पहले आपको बता ही चुका हूं. कौन से? E, G, K और mu, चार भाई हमारे पास. अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट कौन से. यानी आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में, आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल के केस में इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पास दो इलास्टिक कांस्टेंट्स. कौन से? एक E और दूसरा mu, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो. अब इसके अलावा भी दो केस बनते हैं. एक केस तो ये हो गया आइसोट्रोपिक वाला, दूसरा केस होता है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल का.
ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, ऑर्थो यानी 90 डिग्रीज, यानी अगर कोई मटेरियल है जिसकी 3 डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं कर रही है, तो वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। इसके केस में मेरे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं 9, और आखिरी होता है एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। एनआइसोट्रोपिक या एलोट्रोपिक मटेरियल होगा हमारे पास। उसके केस में जो इसकी वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। डेरिवेशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज से है कि हम उस प्रॉब्लम को समझ पाएं और उसको फिजिकली इंटरप्रेट कर पाएं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक प्रिज्मेटिक बार है हमारे पास, उसके डायमेंशंस को, उसके सारे डायमेंशंस को मैंने डबल अगर कर दिया, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा उस बार के अंदर, उसके सेल्फ वेट की वजह से उसमें क्या चेंज आएगा। तो पहले सिचुएशन को समझने की जरूरत है हमें। ये समझिए कि ये हमारी छत है, उस छत से मैंने एक प्रिज्मेटिक बार को लटका दिया और उस पर कोई भी लोडिंग नहीं लगाई। अब इस प्रिज्मेटिक बार के अंदर का जो मटेरियल है, ठीक है, वो इसको नीचे साइड में पुल करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि इसके मटेरियल का यूनिट वेट है गामा। यूनिट वेट तो आप सबको पता ही होगा, यूनिट वेट क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब या 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट, कितने किलो न्यूटन का वेट वो स्टोर करता है। ठीक है, और इसका लेंथ मान लेते हैं L। तो हमेशा याद रखिए कि दो ही चीज पूछी जा सकती है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन में। पहली चीज पूछी जा सकती है मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस का वेरिएशन जो होता है वो वेरिएशन ट्रायंगुलर वेरिएशन होगा। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो वेरिएशन होगा ये होगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस अगर करेगा विच इज इक्वल टू गामा इंटू एल। गामा इंटू एल, गामा क्या है, यूनिट वेट, और एल क्या है, इसकी ओवरऑल लेंथ। तो दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू गामा इंटू एल। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, अगर इसको मैं लटका के छोड़ देता हूं तो इसके सेल्फ वेट के इन्फ्लुएंस में ये कुछ डिफॉर्म नहीं होगा। तो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ये कितना हो रहा है, तो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, दैट इज गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हो गया डिफॉर्मेशन, ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल्फ वेट के अंडर में उसके मैक्सिमम, अगर उसकी डायमेंशंस को मैंने डबल कर दिया, तो डायमेंशन में देखो सिर्फ लेंथ का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रॉस सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसकी डायमेंशन को मैंने डबल कर दिया तो मैक्सिमम स्ट्रेस में क्या चेंज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एल की जगह पे 2L पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि डिफॉर्मेशन में क्या चेंज आएगा, तो डिफॉर्मेशन में आप क्या कहेंगे, एल की जगह पे 2L अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। तो दिस इज द थिंग, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर प्रिज्मेटिक बार की जगह पे कोनिकल सेक्शन का बार यहां पे अगर होता तो उसके केस में क्या होता। इसके केस में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफॉर्मेशन क्या होगा कोनिकल बार के केस में। तो हमेशा याद रखिए, कोनिकल बार के केस में जो डिफॉर्मेशन होता है वो प्रिज्मेटिक बार का लगभग 1/3 होता है। तो यानी दिस इक्वल टू गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ई। ई तो सबको पता ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ये इसका लेंथ ऑफ बार होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6e, दिस इज द डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको एक जगह पर नोट करने हैं अपनी कॉपी में। ये आपसे कहीं पे भी टकरा सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, इसको अलग अलग फॉर्मेट में इन फॉर्मूलेज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप विद माय फर्स्ट लेक्चर। होप यू ऑल एंजॉयड इट। Soon I am going to upload the second lecture of this series of strength of material. Keep your revision on, keep your spirits high. I'll meet you soon. Thank you very much.